अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। पर्पज़ इस वीडियो बनाने का ये है कि मैं आप लोगों को एक डिटेल ओवरव्यू दे दूँ कि किस तरीके से आपने P2 की तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। बेटा जी, जस्ट अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इसको लेके चलो तो आपका P2 अच्छा इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि P2 के अंदर जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके पास 4 चीज़ों से ही रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो वो सिलेक्शन का पूछेगा, यानी आपने आइदर उसको करना होगा इफ़ देन एल्स एंड इफ से, या केस ऑफ अदरवाइज, या नेस्टेड इफ से। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है ना, वो आ गई आपकी केस ऑफ अदरवाइज। ठीक है, यानी या तो सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही चल रहा होगा, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा होगा इसमें। हर प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन में कम से कम एक पार्ट ऐसा होता है जिसके अंदर आपने प्रॉपर तरीके से इफ़ देन एल्स लगानी होगी या केस ऑफ अदरवाइज लगाना होगा। ठीक है, इफ़ देन एल्स एंड इफ़ का स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं कि वो किस तरीके से होता है, तो इफ़ देन एल्स एंड इफ़ आपको पता है तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या हो, दो चॉइसेस हों और उन चॉइसेस की बेस पे आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, किसी एक कंडीशन को चेक करना चाहते हो, किसी एक कंडीशन को आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। जैसे मैं कहता हूँ सबसे पहले मैंने लिख लिया अपना कीवर्ड इफ़ कैपिटल में। इफ़ के बाद हमारी जो भी कंडीशन हमें रिक्वायर्ड है वो हमने लिख ली। उसके बाद हमारा आ गया देन पार्ट अगेन कीवर्ड है तो ये भी कैपिटल में होगा। देन के बाद हमारी स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया एल्स पार्ट। एल्स पार्ट के बाद आपने सिर्फ क्या लिख देनी होती है, स्टेटमेंट लिख देनी होती है। और फिर हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास दो चॉइसेस हों और उन दो चॉइसेस में से आपने सिर्फ एक सेलेक्ट करनी हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इजी चीज़। इसके बाद अगला काम हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट है हमारे पास केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। केस ऑफ अदरवाइज एंड केस में हम क्या करते हैं, व्हेन वी वांट टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ वन एक्सप्रेशन विद मल्टीपल चॉइसेस। दो से ज़्यादा चॉइसेस हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता होता है ना, वो वॉवल काउंट वाला या वॉवल चेकिंग वाला क्वेश्चन होता है, या कॉन्सोनेंट चेकिंग वाला होता है, जिसके अंदर आपने चेक करना होता है कि अगर ए है तो ये कर दो, ई है तो ये कर दो, आई है तो ये, ओ है तो ये, यू है तो ये। तो ये सारे सिनेरियोज किस पे बेस कर रहे होते हैं, मल्टीपल चॉइसेस पे। तो केस ऑफ अदरवाइज का क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपने लिखना होता है केस ऑफ, उसके बाद उस वेरिएबल या एक्सप्रेशन का नाम जिसकी वैल्यू को आप क्या करना चाह रहे हो, कंपेयर करना चाह रहे हो। केस ऑफ और उसके बाद वेरिएबल का नाम, और बाद में आपके पास सारे मल्टीपल केसेस आते हैं। जैसे मैं कहता हूँ अगर तो वेरिएबल के अंदर ए है ना, तो क्या कर दो, जो भी सिनेरियो है वो कहता है लेट से आउटपुट करवा दो वॉवल। ई है तो भी करवा दो आउटपुट वॉवल, क्योंकि ये करेक्टर है इसलिए इनको सिंगल कोट्स में लिखा जाना जरूरी है। ई है तो भी आउटपुट क्या करवा दो, वॉवल आउटपुट करवा दो। ठीक है, इन द सेम वे आई ओ यू सबके केस में वो क्या आउटपुट करवा देगा, वॉवल करवा देगा। अब बेटा जी हाउ इट वर्क्स, जो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू यूजर ने एंटर की हुई है ना, लेट्स से इट्स केस ऑफ वेरिएबल से पहले हमने कोई वैल्यू यूजर से इनपुट करवाई थी, तो वो इस वेरिएबल के रिजल्ट को इन मल्टीपल केसेस के साथ क्या करेगा, मैच करेगा। जिस वेरिएबल के साथ ये केस की वैल्यू मैच हो जाएगी ना, वो वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। दिस इज हाउ योर केस ऑफ अदरवाइज वर्क्स। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर और व्हाट इज द पार्ट ऑफ अदरवाइज। अगर तो इन ए आई ओ यू में से किसी के साथ वो मैच नहीं ना करता, तो फिर वो कंट्रोल को कहाँ पे ले जाता है, तब वो कंट्रोल को ले जाता है अदरवाइज में। यानी केस में किसी के साथ मैच नहीं किया तो कंट्रोल विल बी टेकन टू अदरवाइज पार्ट, और अदरवाइज में हम कह देंगे आउटपुट करवा देंगे जो भी हमने मैसेज करवाना होगा, नोट अ वॉवल, जैसे हम एल्स पार्ट में आ जाते थे। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो वो क्या आउटपुट करवा देगा कि वॉवल नहीं है, ये सारे क्या हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक हो गया। एंड पे हमने लिख देना होता है एंड केस। एंड केस भी हमारा लिखा जाता है कैपिटल में, और इसके थ्रू हमारा क्या हो गया, प्रोसेस केस ऑफ अदरवाइज का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। इजी चीज। ये था आपके पास इफ देन एल्स और केस ऑफ अदरवाइज। बेटा जी आपने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन में इसमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर यूज करके अपना जो 8 मार्क का क्वेश्चन है उसके अंदर से 1 या 2 मार्क इस चीज का आ जाएगा। आसान है ये चीज।
इसके बाद आ जाती हैं बेटा जी लूप्स। लूप्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छा होना चाहिए, हाउ लूप्स वर्क, या एक पर्टिकुलर लूप का हमारे पास क्या काम होता है। लूप आपके पास कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है या सेट ऑफ स्टेटमेंट है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। लाइक अगर आप चाह रहे हो ना कि किसी प्रोसेस को मैं बार बार रन करवाता जाऊं, किसी भी स्टेटमेंट को सेट नंबर ऑफ टाइम्स या रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करवाऊं, उस पर्पज के लिए हम लूप यूज करते हैं। बेटा जी एक नंबर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन में लूप्स का भी आएगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 मार्क, मे बी मोर देन 1 मार्क। आगे मैं जब क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड करवाऊंगा ना तो मैं उसके अंदर आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से आपने पिक करना होता है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर कौन सी लूप लगेगी, ठीक है, और हम ताकि उस क्वेश्चन को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकें। 3 तरह की हमारे पास लूप्स होती हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर सेंटेक्स पता होना चाहिए फॉर टू नेक्स्ट लूप का। बहुत आसान है फॉर टू नेक्स्ट लूप। फॉर टू नेक्स्ट लूप हम कब यूज करते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ रेपिटेशंस आर ऑलरेडी नोन। जो मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ना कंप्लीट P2 के थ्योरी नोट्स का, उसके अंदर इसका सेंटेक्स वगैरह सब कुछ पता है। अभी आप लोग सिर्फ जब ये वीडियो देख रहे हो ना तो आप सीखो कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे चलती है। फॉर टू नेक्स्ट लूप कब यूज होती है, व्हेन द नंबर ऑफ रेपिटेशंस आर ऑलरेडी नोन। आपको पता हो कि आपका प्रोसेस कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। क्या सेंटेक्स होता है, सबसे पहले हम कीवर्ड लिख लेते हैं फॉर। फॉर के बाद हमने वेरिएबल का नाम, जो भी हमारा काउंट वगैरह होता है, वन से लेके जो भी हमारी स्पेसिफाइड रेंज होती है, लेट से हमने प्रोसेस को 50 टाइम्स चलाना है, तो फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 50। और जो भी मैं स्क्रीन पे मैसेज आउटपुट करवाना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे 50 टाइम्स रोहान आउटपुट हो जाए, तो मैं लूप लगा लूंगा फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 50 और आउटपुट करवा दिया हमने रोहान। और उसके बाद क्या हुआ हमारा नेक्स्ट काउंट, या फिर एंड फॉर की भी ऑप्शन होती है। हमारे पास दोनों ऑप्शंस है, इधर यू राइट एंड फॉर या फिर आप लिखते हो नेक्स्ट काउंट। अब देखो हाउ इट वर्क्स, बेटा जी तवज्जो से सुन लेना इसको, बेशक वीडियो को 1.5 की स्पीड पे देख लेना, लेकिन प्लीज आप लोगों ने गो थ्रू सारा करना है, स्पेशली वो बच्चे जो समझते हैं कि वो एवरेज या बिलो एवरेज है। बेटा इसी तरह एक एक नंबर करके आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन में मार्क गेन करना है, ठीक है। अब क्या होता है, काउंट में सबसे पहले हमारे पास 1 है, 1 के लिए वो एक दफा आउटपुट क्या करवा देगा रोहान। नेक्स्ट काउंट ने काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया और आ गया काउंट में 2। उसके बाद फिर लूप की बॉडी के अंदर गया, रोहान प्रिंट करवाया। इस तरह 50 तक वो आउटपुट करवाता जाएगा। जब काउंट की वैल्यू पहुंचेगी ना 51, तो कंट्रोल आएगा लूप की बॉडी से बाहर और लूप जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ये आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर फॉर टू नेक्स्ट का, इजी चीज। इसके बाद आपके पास आ गया यही प्रोग्राम अगर आपने करना होता दूसरी लूप से, जिसका नाम है वाइल डू एंड वाइल लूप। अच्छा एक और चीज आपको रिमाइंड करवा दूं, फॉर टू नेक्स्ट लूप का दूसरा नाम होता है काउंटर कंट्रोल लूप। क्यों कहते हैं इसको काउंटर कंट्रोल लूप, बिकॉज नंबर ऑफ रेपिटेशंस आर ऑलरेडी नोन, हमें पता होता है कि काउंटर की वैल्यू क्या होगी। अच्छा जी वाइल डू एंड वाइल लूप, वाइल डू एंड वाइल लूप हम कब यूज करते हैं, जब नंबर ऑफ रेपिटेशंस का हमें पता ना हो। और इसका दूसरा नाम होता है प्री कंडीशन लूप। प्री मीन्स पहले, सो प्री कंडीशन लूप मीन्स कि कंडीशन कम्स बिफोर द स्टेटमेंट, कंडीशन पहले आएगी, एज लॉन्ग एज दैट कंडीशन इज ट्रू ओनली देन प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड। जैसे हमारे पास लेट से 50 टाइम्स हमने अगेन आउटपुट करवाना था एक पर्टिकुलर मैसेज स्क्रीन पे, तो मैंने क्या कर लेना है, सबसे पहले काउंट का वेरिएबल ले लेना है। काउंट के अंदर मैंने क्या रखवा लेना है 1, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। और फिर मैं कहता हूं वाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 50। जब तक काउंट की वैल्यू 50 या 50 से लेस है, डू। डू में हम क्या करते हैं, जो भी हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी होती है, जैसे मैं अगेन कहता हूं आउटपुट रोहान, ठीक हो गया। हर दफा लूप की बॉडी के अंदर काउंट की वैल्यू में एक एक क्या करवाता जाऊंगा मैं, इंक्रीमेंट करवाता जाऊंगा। बेटा जी फॉर टू नेक्स्ट लूप में हम क्या कर रहे थे, फॉर टू नेक्स्ट लूप में हम नेक्स्ट काउंट या एंड फॉर कर रहे थे ताकि कंट्रोल नेक्स्ट में चला जाए। वाइल डू एंड वाइल में हम क्या कर रहे हैं, ईच टाइम a message is outputted on the screen the value of count will be incremented by 1। और लास्ट पे आप इसको क्या कर लेते हो, एंड वाइल कर लेते हो कि आपका जो प्रोसेस है लूपिंग का वो टर्मिनेट हो गया।
अगेन इसकी वर्किंग भी देख लें। सबसे पहले काउंट में 1 है, वो इधर कंडीशन में गया, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 50, ट्रू। जब जब कंडीशन सही हो रही है वो डू में आ रहा है और स्क्रीन पे आउटपुट करवाता जा रहा है। हर दफ़ा काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये प्रोसेस कब टर्मिनेट होगा? जब यहाँ पे काउंट की वैल्यू आएगी ना 51, तो क्या 51 लेस देन या इक्वल है 50 के? नहीं ना, तो वो कंट्रोल को कहाँ ले जाएगा? लूप की बॉडी से बाहर। और लूप की बॉडी बाहर कहाँ पे हो रही है? ये एंड वाइल के बाहर, और आपका प्रोसेस इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। इजी चीज। इसके बाद हमारे पास थर्ड आ गई है रिपीट अंटिल लूप, जिसका दूसरा नाम होता है हमारे पास पोस्ट कंडीशन लूप। रिपीट अंटिल, और इसको क्यों बोलते हैं पोस्ट कंडीशन? पोस्ट का मतलब होता है ना बाद में। पोस्ट कंडीशन हियर रेफर्स टू कि हमारे पास क्या होगा? कंडीशन विल कम आफ्टर द स्टेटमेंट। आपकी पहले स्टेटमेंट रन होगी, उसके बाद। अच्छा जी, आज जी हम बात कर रहे थे रिपीट अंटिल लूप की। रिपीट अंटिल है हमारे पास पोस्ट कंडीशन लूप। क्यों कहते हैं इसको पोस्ट कंडीशन लूप? बिकॉज द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगनिंग। आपकी कंडीशन स्टार्ट में गलत भी हो गई ना, फिर भी आपकी स्टेटमेंट एक ना एक दफ़ा लाजमी क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस पर्पज़ के लिए सिर्फ हम रिपीट अंटिल लूप यूज़ करते हैं। आप देख लेते हैं इसको बेटा जी कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। आप सब ने इस वीडियो को लाजमी देखना ज़रूर है, इसको गो थ्रू ज़रूर करना है। अगेन काउंट के अंदर हमने क्या कर लिया? इनिशियलाइज कर लिया। काउंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास 1, फिर मैं कहता हूँ रिपीट। रिपीट में मैं जो भी आउटपुट करवानी है मैं कहता हूँ रिपीट आउटपुट पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान हमने लिख लिया। और उसके बाद हर दफ़ा काउंट में एक इंक्रीमेंट करवाते रहोगे आप। कब तक? अनटिल दिस हैपन्स, यानी अनटिल के अंदर आपने एग्जैक्ट कंडीशन लगानी होती है। तो मैं कहता हूं अनटिल काउंट इज इक्वल टू 50, यानी ये प्रोसेस चलाओ अनटिल काउंट रीचेस 50। तो ये होता है आपके पास रिपीट अनटिल का स्ट्रक्चर। बेटा जी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आप लोगों ने इसी तरीके से इसको लेके चलना है। कोई ना कोई लूप यूज़ हो रही होगी, लेकिन जो आगे हम इंशाल्लाह ताला भी मज़ीद मैं कुछ चीज़ों डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या स्ट्रक्चर यूज़ होगा। यहाँ तक था हमारा लूप के हवाले से। ठीक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हो गए, लूप्स हो गए। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है हमारी अरे। अरे क्या होती है? अरे हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है डेट कैन बी यूज टू स्टोर डेटा ऑफ द सिमिलर टाइप। अगर आपने सेम तरह का डेटा स्टोर करवाना है तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या बना लेते हैं? एक अरे बना लेते हैं। ठीक है, सेम तरह का डेटा स्टोर करवाने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसका नाम है अरे। अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर वैल्यूज ऑफ द सिमिलर टाइप। एक ही तरह की वैल्यू स्टोर करवानी है। क्या बेनिफिट होता है अरे बनाने का? बेटा जी लेट्स से मैंने ना 10 वेरिएबल्स के अंदर क्या रखवाना था? नंबर बच्चों के स्टोर करवाने थे। अब मैं इंस्टेड के 10 वेरिएबल लूँ var1, उसके अंदर मैंने क्या रखवा दिया? 20, क्योंकि ये हमारे पास मार्क्स हैं तो मैं ये कोड्स रिमूव करूँगा जी। उसके बाद लेट से हमारे पास था वेरिएबल 2, उसके अंदर मैंने क्या रखवाया था? 30। वेरिएबल 3 उसके अंदर मैंने रखवाया 40। वेरिएबल 4 उसके अंदर मैंने रखवाया 15। वेरिएबल 5 इसके अंदर मैंने रखवा दिया 18। अब ये देखो मैंने 5 डिफरेंट वेरिएबल्स लिए हैं। तो अगर मैं अरे बना लेता और लूपिंग करके मैं इजीली एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाता कि ना? तो यही बेनिफिट होता है अरे बनाने का कि आप सिमिलर डेटा टाइप। अब देखो ये सिमिलर डेटा टाइप का क्या कॉन्सेप्ट है कि सबके अंदर सिर्फ क्या आ रही हैं? इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं। तो अरे बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप एक ही तरह का डेटा एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में होल्ड करवा लेते हो और आप उसकी इंडेक्स की बेस पे उसको कॉल कर लेते हो। नाउ व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडेक्स? इंडेक्स रेफर्स टू पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द अरे। क्या होती है इंडेक्स? पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द अरे। और इंडेक्स का दूसरा नाम क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है। इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट मीन द सेम। ठीक है, इंडेक्स रेफर्स टू पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द अरे। एक अरे में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन क्या है वो हम उसके
इंडेक्स की बेस पे उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और हर अरे का अंदर एक होता है हमारा लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होता है हमारे पास? द पोजीशन ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन अरे। जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स की लोकेशन होगी वो हमारा होगा लोअर बाउंड। और एक होता है हमारे पास अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होता है हमारे पास? द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ एन अरे। जो हमारे पास हाईएस्ट इंडेक्स है किसी अरे की, उसको हम अपर बाउंड कहते हैं। ठीक हो गया? और चीज़ क्या होती है अरे में? हर अरे की एक डायमेंशन होती है। हमारे सिलेबस में दो तरह की अरेज हैं, एक 1D और एक 2D। 1D अरे के अंदर क्या होता है आपके पास? डेटा एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और 2D अरे के अंदर डाटा स्टोर होता है टेबल की फॉर्म में, जिसको आप कहते हैं रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है। सो 2D अरे स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसी चीज। इसके बाद आपके पास क्या है? अरे की डिक्लेरेशन का सिंटैक्स आपको आना चाहिए। अरे को डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स होता है आपके पास? वही जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का होता है। इसके बाद मैं एक दफ़ा रिकॉल वेरिएबल का भी करवा देता हूँ। सबसे पहले कीवर्ड डिक्लेयर, उसके बाद अरे का नाम। लेट्स से अरे का नाम था हमारे पास नम, तो नम की एक अरे। उसके बाद हमने कीवर्ड लिखना होता है कैपिटल में अरे। उसके बाद हम लिखते हैं, ये एक ही लाइन में सारा चल रहा होता है, मैं क्योंकि यहाँ पे फिंगर से लिख रहा हूँ तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस कंज्यूम हो रही है। लोअर बाउंड, और लेट से अरे के अंदर 100 एलिमेंट थे तो हमने कर दिया 100 ऑफ। ऑफ लिख के हम अरे की क्या स्पेसिफाई कर देते हैं? डाटा टाइप। क्योंकि मैंने नंबर स्टोर करवाने थे तो ऑब्वियसली उसकी डाटा टाइप क्या बन जाएगी? इंटीजर बन जाएगी। ये है 1D अरे डिक्लेयर करने का सेंटेक्स। इन द सेम वे अगर मैंने कोई 2D अरे डिक्लेयर करनी हो तो उसका क्या सेंटेक्स बनेगा? अगेन कीवर्ड डिक्लेयर, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? अरे का नाम, लेट से वो आर नम थी, अगेन वो भी एक अरे थी जिसके अंदर लेट से मेरे पास 15 रो और 10 कॉलम थे। तो पहले रोज 1 से लेके 15 रोज, और फिर 1 से लेके 10 कॉलम्स ऑफ अगेन इंटीजर। तो सिर्फ फर्क ये आया कि इसके अंदर रोज और कॉलम्स स्पेसिफाई हो जाते हैं सेपरेटली, इंटीजर। ठीक हो गया? ये आपकी 2D अरे का डिक्लेरेशन का सेंटेक्स था। ठीक हो गया बेटा जी? अगर पेपर में गिवन हो कि आपका ये वेरिएबल, आपका ये फंक्शन, आपकी एक अरे ग्लोबल है, तो आपने उसको डिक्लेयर नहीं करना, विच मीन्स दैट इट हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द मेमोरी। ग्लोबल का सवाल आएगा तो क्या करना है? आपने एज्यूम कर लेना है कि ये अरे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको इसको रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इजी चीज़। इसके बाद हम अरे के एलिमेंट्स को कैसे रिट्रीव करते हैं? बेटा जी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उस वो एक होता है आपके पास कि आपने एक अरे के अंदर सारी वैल्यूज़ को, लेट से 100 एलिमेंट है, ठीक है, एक 1D अरे है उसके अंदर 100 एलिमेंट है, और आपने सब के अंदर शुरू में 0 इनिशियलाइज करवा देना है। तो उसका क्या तरीका होता है? 100 एलिमेंट्स है ना, तो फॉर टू नेक्स्ट लूप हम यूज़ करेंगे क्योंकि आइट्रेशंस पता है, ठीक है। तो फॉर के बाद मैं क्या लिख लूँगा? जो भी मेरे वेरिएबल का नाम है, लेट से मैंने अरे का वेरिएबल यूजली क्या लेते हैं हम? इंडेक्स लेते हैं, तो मैं कह दूंगा फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 100, और मैं अरे के सब एलिमेंट्स के अंदर क्या करवाना चाहता हूँ? 0 स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? अरे का नाम, लेट से हमारे पास अरे का नाम था नम, तो मैं कहूँगा नम ऑफ इंडेक्स इज असाइंड द वैल्यू 0, नेक्स्ट इंडेक्स। अब होता क्या है? इंडेक्स में सबसे पहले 1 है, नम ऑफ इंडेक्स यानी नम एट लोकेशन 1 क्या स्टोर हो गया? 0 स्टोर हो गया। नेक्स्ट इंडेक्स ने इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर दिया? 2 कर दिया। नम एट लोकेशन 2 उसमें भी 0, नम एट लोकेशन 3 उसमें भी 0, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू रिपीट हो रही है ना, चेंज हो रही है हर दफ़ा। इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेके 100 तक चेंज होती जाएगी, लेकिन नम एक अरे थी, तो वो जो नम की 100 मेमोरी लोकेशंस थी ना, सब में जाके मेरा बेटा क्या स्टोर हो जाएगा? 0 स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से आपकी अरेज जो है वो काम करती हैं। ठीक हो गया? आई होप कि ये चीज़ आपको बेसिक समझ लगी होगी, ठीक है, लूप्स के हवाले से, कंडीशंस के हवाले से और अरेज के हवाले से। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ।